हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल में। दोस्तों, आज जो नई सीरीज से हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे जीन प्याजे। जीन प्याजे से सीटेट में कंपलसरी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पूरा थ्योरेटिकल वे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, क्या क्या कार्य किया और कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में बने पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में अंत तक बने रहना, कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस वाली वीडियो से मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि जीन प्याजे का जन्म कहां पर हुआ, तो आप इसके जन्म की बता सकते हैं। कभी कभी पूछ भी लेता है, तो आप बताना इनका जन्म हुआ था 1896 में। उसके बाद अगर इनकी मृत्यु की बात करें, क्या इनकी मृत्यु कब हुई है, तो आप बताना इनकी मृत्यु 1980 में हुई है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, टेट सुपर सीटेट में पूछ लेगा। अब आपसे ये वाली बात पूछेगा जीन प्याजे निवासी कहां के, तो आप निवासी की जब बात करता है तो आप बताना कि ये जो निवासी थे ये स्विट्जरलैंड के थे। तो आप इनके निवासी की बात करें तो आप बताना स्विट्जरलैंड। और जीन प्याजे को एक और नाम से जाना था तो क्योंकि इनको ये मनोचिकित्सक थे। कभी कभी ये भी पूछ लिया था कि जीन प्याजे कौन थे, तो आप बताना ये थे मनोचिकित्सक। कौन थे? ये मनोचिकित्सक थे। क्लियर बात है। अब इसके बाद में वो आपसे ये पूछेगा जीन प्याजे ने सिद्धांत कौन सा दिया, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बताते थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। ये वाली बात होगी कि नॉर्मल, लेकिन अब जो सीटेट की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे मेन बात पर हम बात करेंगे जीन प्याजे ने बात क्या पर की थी। तो सबसे पहले आपको यह बताना कि जीन प्याजे ने एक तो जो बच्चा था उसको क्या क्या नाम दिया है, तो आपको बताना। एक तो इन्होंने नाम दिया था नन्हा वैज्ञानिक। नन्हा वैज्ञानिक समझना। एक और नाम दिया था नन्हा शोधकर्ता। और एक और नाम दिया था नन्हा खोजकर्ता। अगर ये तीनों शब्द आपको किसी में मिल जाते हैं तो आपको राइट आंसर जीन प्याजे बताना कि जीन प्याजे ने बालक को क्या माना, तो नन्हा वैज्ञानिक माना, नन्हा खोजकर्ता माना और नन्हा अन्वेषक माना। क्लियर बात है। एक और पूछ सकता है, नन्हा अन्वेषक भी माना है। अब यहां से एक और क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि जीन प्याजे ने अगर आपसे पूछे किस पर प्रयोग किया, तो आपको बता देना है जीन प्याजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, तो आप बता देना इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? अपने बच्चों पर। और उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि बालक में जो बुद्धि का विकास होता है वो किस ढंग से होता है। यानी जब उन्होंने अपने बच्चों को सामने रखा, सामने रखने के बाद उन पर प्रयोग किया और यह जानने का प्रयास किया कि बालकों में बुद्धि का विकास, क्योंकि संज्ञानात्मक का दूसरा नाम क्या होता है? बुद्धि। और उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि बालक में जो बुद्धि का विकास है वो किस ढंग से होता है। इसके लिए उन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थोड़ा इसको समझना और थोड़ा मैं आपको और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अब आपको समझना क्या है, देखो। अब जीन प्याजे की एक परिभाषा भी पूछ सकता है आपसे। अगर ये पूछे कि इन्हें उनकी परिभाषा कौन सी है, जो कि पूछी भी जाती है और कई बार पूछी गई है, तो ये परिभाषा उन्होंने दी है कि बालक में बुद्धि का विकास उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है। आयु के साथ साथ बढ़ता है। ये वाली डेफिनेशन भी पूछी गई एक दो बार सीटेट में कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने ये वाली बात बोली है कि बालक में जो बुद्धि का विकास होता है वो उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है। तो आप बड़ी आराम से, बड़ी तल्लीनता के साथ और निसंदेह होते हुए आप जीन प्याजे का नाम लगा देंगे। लेकिन इसी डेफिनेशन को अगर प्याजे ने कन्वर्ट जो कर दिया था, वो कन्वर्ट कर दिया था बक्कर में। अगर आपसे ये पूछे कि प्याजे ने बक्कर कौन सा बताया है, तो आप उस बक्कर का नाम बता देंगे विकासात्मक बक्कर।
क्या नाम बताया था? तो आप बता देंगे उसका नाम विकासात्मक वक्र नाम दिया था। अब ये जो विकासात्मक वक्र की परिभाषा ये वाली है कि विकासात्मक वक्र क्या कहता है, तो उन्होंने ये वाली बात बोली कि बालक में जो बुद्धि का विकास होता है वो उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसका विकास होगा। और इसका जो डायग्राम है वो कई बार पूछा गया है, तो इसके डायग्राम को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि इसका डायग्राम क्या होता है। तो डायग्राम आप समझ लेना। ये इनका डायग्राम है और ये डायग्राम कई बार पूछा गया, समझ लेना आप इसको। अब ये डायग्राम कहता क्या है, देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सीखने की मात्रा है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, प्रयास, यानी इसको आयु भी बोल सकते हैं, कोष्टक में आप आयु भी लिख सकते हो। अब समझना क्या कि मान लीजिए जैसे जैसे बालक की एज बढ़ रही है, मान लीजिए एक बालक की एज यहां पर आ गई है, तो उसका सीखना कहां पर हो गया, ये वाला। ये वाली बात तो कह रहा है कि बालक में जो बुद्धि का विकास होता है वो उसकी एज के साथ, उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है। वो ये वाली बात किसी ने बोली, तो आप बता सकते हैं जीन प्याजे ने बोली। किसने बोली? जीन प्याजे ने। और जीन प्याजे कहां के निवासी, तो आप बताना। स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक माने जाते हैं, जिनका जन्म 1896 में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1980 में हुई थी। इनको मनोचिकित्सक माना जाता है, और ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। लेकिन यहां पर वो आपसे ये भी कह सकता है कि जो अपने बच्चों पर प्रयोग करने वाले थे वो दो साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। एक माने जाते हैं वॉटसन और दूसरे माने जाते हैं जीन प्याजे। जीन प्याजे और वॉटसन दोनों एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। दोनों ने एक एक परिभाषा दी थी। जीन प्याजे ने यह वाली बात बोली थी कि बालक में जो बुद्धि का विकास होता है उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है, और वॉटसन ने यह वाली बात बोली थी कि मुझे कोई एक ऐसा बालक दो, आप उसे जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। ये वाली बात वॉटसन ने बोली थी, और ये वाली बात टेट में कई बार पूछी गई है कि मुझे कोई एक बालक दो, आप उसे जैसा चाहोगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। अगर आप ये कहते हो मुझे चोर बना दो, चोर बना दूंगा, इंजीनियर बना दो, इंजीनियर बना दूंगा। जैसा माहौल उसको दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसका बुद्धि का विकास होगा। ये वाली बात इन दोनों ने बात बोली है, और इसी को ध्यान में रखते हुए जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कहां का सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो इसी के आधार पर इन्होंने कौन सा वक्र दिया था, आपको बता देना, विकासात्मक वक्र दिया था। कौन सा वक्र दिया था? विकासात्मक वक्र दिया था। क्लियर बात है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक और चीज होती है, वो इसकी अवस्थाएं, कि प्याजे की अवस्थाएं कितनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते। जो प्याजे की अवस्था है वो चार होती है। कितनी अवस्था? चार अवस्था होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप हेडिंग डालिए प्याजे की अवस्थाएं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप हेडिंग डालेंगे अवस्थाएं, कि जीन प्याजे ने जो अवस्थाएं बताई है वो कितनी बताई है। तो आप बताएंगे कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो चार अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? चार अवस्थाएं बताई हैं। क्लियर बात है। अब इन चार अवस्थाओं से एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा, पहली अवस्था कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। या ये पूछेगा प्याजे की दूसरी अवस्था का समय कितना है, तीसरी अवस्था का समय कितना है, चौथी अवस्था का समय कितना है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप इन चार अवस्थाओं को बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना। मैं आपको पहली बता रहा हूं। पहली कौन सी है, तो आप पढ़ेंगे संवेदी गामक, या इसका दूसरा नाम जो होता है दोस्त वो होता है इंद्रिय जनित। इंद्रिय जनित अवस्था। और इसका समय माना गया 0 से 2 वर्ष। कितना समय माना गया? 0 से 2 वर्ष। जब हम दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो आपको बता देना पूर्व दूसरी जो होती है वो होती है पूर्व प्राक संक्रियात्मक अवस्था।
इसका जो समय माना गया वो माना गया 2 से 7 वर्ष। क्लियर है। जब तीसरी अवस्था की बात करता है तो आपको बतानी है मूर्त, ठोस, स्थूल, कंक्रीट। संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय माना गया 7 से 11 वर्ष। जब लास्ट में जो हम पढ़ रहे हैं वो होगी अमूर्त या औपचारिक। संक्रियात्मक अवस्था, और इसका जो समय माना गया वो 11 से 15 भी कर लेता है और 12 से 15 भी कर लेता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। ये 4 अवस्थाएं तो आपको पता होनी चाहिए कि प्याजे की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो इन चारों में से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी। ये वाली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। थोड़ा आपको एक ट्रिक भी बता दिया, अगर आप इनको याद करें तो इन 4 अवस्थाओं को आप याद कर लेना। SPMA, इसका समय मैंने बताया 0 से 2 वर्ष, इसका समय बताया 2 से 7 वर्ष, इसका समय बताया 7 से 11 वर्ष, और इसका समय बताया 11 से 15 वर्ष। क्योंकि संवेदीगामक पूर्व, मूर्त और अमूर्त, इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता, लेकिन फिर उसके बाद डिटेल में आपसे पूछेगा किस अवस्था के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने आपसे ये बोला, अगर प्याजे से आपसे ये पूछता कि प्याजे ने संज्ञान विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो आप बताएंगे 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली कौन सी होती है? संवेदीगामक या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसका समय 0 से 2 वर्ष माना गया। दूसरी पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका नाम 2 से 7 वर्ष माना गया। तीसरी है जो मूर्त है, ठोस है, स्थूल है, कंक्रीट है, ये बहुत नामों से आती है, उसका समय 7 से 11 वर्ष माना गया। और चौथी जो होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 या 12 से 15 वर्ष का जो माना गया, वो राइट आंसर आपको बता देना। ट्रिक की बात करें वो वाली बात ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे मिलेगा ही मिलेगा कि दूसरी अवस्था का समय कितना, तीसरी अवस्था का समय कितना, चौथी अवस्था का समय कितना। तो ये चारों अवस्थाएं आपको याद हो। अब इनके अंदर से भी पूछता, यहां से तो एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इनके अंदर से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आप पहली हेडिंग डाल लेंगे संवेदीगामक अवस्था। इसका समय मैंने आपको कितना बताया, तो आप बता देना 0 से 2 वर्ष इसका समय बताया। क्लियर बताया। अब इसमें पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछता है वो ये पूछेगा किस अवस्था में एक बालक इंद्रियों का प्रयोग करता है। यानी एक बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों का प्रयोग करता है, प्याजे की कौन सी अवस्था कहलाती है? तो आप बताएंगे संवेदीगामक अवस्था कहलाती है। कौन सी कहलाती है? संवेदी। मान लीजिए उसने बोला एक बालक रोने के लिए आंख, नाक, कान ऐसे प्रयोग करता है, तो वो इंद्रियों का प्रयोग कर, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों का प्रयोग करता है, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो आप बताना संवेदीगामक अवस्था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन 2014 वाले में पूछा गया है, जो मैंने लास्ट वीडियो शूट की थी, उसमें आराम से पूछा गया। दूसरा पॉइंट आपसे यह पूछेगा अनुकरण की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है। अगर आपसे ये पूछे अनुकरण की प्रवृत्ति प्याजे के किस अवस्था के अंतर्गत पाई जाती है, तो आप बताएंगे संवेदीगामक अवस्था। यानी जब एक बालक अपने परिवार के सदस्यों को देखता है, जैसी वो क्रिया करते वैसी क्रिया करता है, तो वो नकल करके सीखता है। क्लियर बात है। अब जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो वाला पॉइंट तो हर बार सही पूछा जा रहा है। वो आपसे पूछेगा कि वस्तु स्थायित्व की भावना किस में पाई जाती है। तो आपको बताना संवेदीगामक अवस्था में पाई जाती है। तो ये वाला पॉइंट हर बार से पूछा सीटेट में कि प्याजे की किस अवस्था के अंतर्गत एक बालक में वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जाती है। अब आपके दिमाग में ये रहो कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है। कि मान लीजिए एक बालक को आपने खिलौना दे दिया, अब वो खिलौने से कम 1 महीने तक खेल रहा है, तो उस खिलौने से उसका लगाव हो जाता है। अब वो खिलौना आपने दिया 10 रुपए का लाकर, अब उसकी जगह आप 100 रुपए का खिलौना लाकर दोगे, तो उसे 10 रुपए वाला खिलौना ही अच्छा लगेगा। ठहराव मतलब रुक जाना। अब वो उस खिलौने से ही खेलेगा जो उससे 1 महीने से खेलता हुआ आ रहा है।
वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 रुपए का ला के दे रहे हो 1000 रुपए का ला के दे रहे हो, जिस वस्तु से उसको लगाव हो गया वो अब उस वस्तु को अपने से दूर नहीं होने दे रहा, उसको हम वस्तु स्थायित्व की भावना कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि दूसरों पर निर्भर किस अवस्था में होता है एक बालक, दूसरों पर निर्भर, तो आपको बता देना है दूसरों पर निर्भर। उसकी बुद्धि का विकास कार्यों के द्वारा होता है। अभी मैं आपको पूरा समझा दूंगा, पहले नोट डाउन कर देना। कार्यों के द्वारा वस्तु को उसकी गंध से पहचानना, पहचानना, दूर पड़ी वस्तु को अपनी ओर खींचकर प्राप्त करना। ये वाले पॉइंट आपको कंपलसरी मिलेंगे, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि किस अवस्था में एक बालक इंद्रियों का प्रयोग करता है, तो आप बताएंगे संवेदीगामक अवस्था में। किस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो आप बताएंगे संवेदीगामक अवस्था में। किस अवस्था में एक बालक में वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जाती है, तो आप बताएंगे संवेदीगामक अवस्था में। किस अवस्था में एक बालक दूसरों पर निर्भर रहता है, तो आप बताएंगे संवेदीगामक अवस्था में। अब उसकी बुद्धि का विकास उसके कार्यों के द्वारा होता है। मान लीजिए छोटी सी एज में अगर एक बालक ऐसे कार्य कर रहा है जो उसकी कल्पना नहीं हम कर सकते, तो आपको यह समझ में आएगा कि ये बालक ज्यादा इंटेलिजेंट है। यानी जैसा वो कार्य करेगा उसके कार्य को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी बुद्धि किस लेवल की है। क्लियर बात है। उसके बाद मैंने जो आपको बताया कि उस वस्तु को उसकी गंध से पहचानना, अगर उसे हम ये वाली वस्तु दे देते हैं, वो इसको मुंह में देगा तो उसे पता लग जाएगा ये वस्तु हार्ड है, तो इसको हटा दीजिए आप। तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी वस्तु को उसकी गंध से पहचान कर पता लगाता है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है, तो आप बताएंगे संवेदीगामक अवस्था कहलाती है। वो बताएंगे आप संवेदीगामक। दूर पड़ी वस्तु को अपनी ओर खींचकर प्राप्त करना। मान लीजिए एक बच्चा छोटा है, वो जब खेलता रहता है तो किसी दूर पड़े खिलौने को या चादर पर रखे खिलौने को, चादर को अपनी ओर खींचकर उस खिलौने को प्राप्त कर लेता है, तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है, तो आप बताएंगे संवेदीगामक अवस्था कहलाती है। प्याजे की हम कौन सी अवस्थाओं की बात करें, 4 अवस्थाओं की बात करें, संवेदीगामक, पूर्व यानी मूर्त और अमूर्त। अब इन 4 अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उसमें हमने पहली अवस्था को पूरा डिटेल में कर लिया है। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो कौन कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा एक तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की भावना पाई जाती है। एक ये पूछेगा कि दूर पड़ी वस्तु को, और एक पूछेगा आपको किस अवस्था में एक बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों का प्रयोग करता है, तो आप बताएंगे संवेदीगामक अवस्था। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं दूसरी अवस्था के अंतर, क्योंकि इन 4 अवस्थाओं के अंतर्गत से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आप दूसरी हेडिंग डालेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय 2 से 7 वर्ष। क्लियर है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, थोड़ा इनको समझेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट आएगा वो आपको बताना, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, जो कई बार पूछा गया है। अगर आपसे यह पूछे प्याजे की किस अवस्था में एक बालक में भाषा का विकास प्रारंभ होता है, तो आप बताएंगे दूसरी अवस्था जो है। उसके बाद वातावरण की वस्तुओं को पहचानने लगता है। वातावरण की वस्तुओं को
पहचानने लगता है। तीसरा ऑप्शन आपसे पूछेगा सामूहिकता की भावना किसमें पाई जाती है? सामूहिकता की भावना किस में पाई जाती है? तो आप बताएंगे दूसरी अवस्था में। क्लियर बात है। नेक्स्ट, परसक चिंतन किस अवस्था में पाया जाता है? तो आप बताएंगे दूसरी अवस्था में। और स्कूल जाना प्रारंभ किस अवस्था में कर देता है? तो आप बताएंगे दूसरी अवस्था में। ये वाली दूसरी अवस्था है। अब इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ दो पॉइंट है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। इन दोनों पॉइंटों को हमेशा क्वेश्चन बना के बनाता है कि प्याजे की किस अवस्था के अंतर्गत एक बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है? तो आप बता देंगे पूर्व संक्रियात्मक, जो मोस्टली पूछा जाता है। अब आपसे यह पूछे कि प्याजे की किस अवस्था के अंतर्गत एक बालक वातावरण की वस्तुओं को जानने लग रहा है, मतलब जानना चाह रहा है, तो आप बताएंगे दूसरी अवस्था है। किस अवस्था में सामूहिकता की भावना पाई जाती है? तो आप बताएंगे दूसरी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक। परसक चिंतन होता है, वो देखने लग जाता है कि ये वस्तु और ये वस्तु कैसी है। और उसके बाद स्कूल जाना प्रारंभ की बात करें तो आप बता देंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। और इसमें से सबसे ज्यादा जो पूछेगा वो आपसे इन दो पॉइंटों की पूछेगा। किसकी पूछेगा? इन दो पॉइंटों की पूछेगा कि भाषा का विकास किस अवस्था के अंतर्गत होता है और वातावरण की वस्तुओं को जानने के लिए किस अवस्था के अंतर्गत आता है। क्लियर बात है। अब उसके बाद जब हम तीसरी अवस्था के अंतर्गत चलते हैं तो तीसरी अवस्था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी हेडिंग डालेंगे आप, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय होता है 7 से 11 वर्ष। अब क्वेश्चन तो यहां से भी पुटअप होते हैं। इसमें सबसे जब पहला क्वेश्चन आएगा जो पूछेगा वो आपसे ये पूछेगा भाषा का विकास पूर्ण किस अवस्था में होता है? तो आपको बता देना है तीसरी अवस्था। अगर आपसे पूछे प्याजे की किस अवस्था के अंतर्गत एक बालक में भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है, तो आपको बता देना तीसरी अवस्था। उसके बाद आपको बता देना वातावरण की वस्तुओं में, जो मोस्टली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वातावरण की वस्तुओं में विभेद करना, विभेद करने लगता है। ये वाली बात आपसे पूछे, करने लगता है, ये वाली बात कौन सी होती है? तो आपको बता देना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस वाली में मैंने क्या बताया? वातावरण की वस्तुओं को पहचानने लग रहा है, बस यही तो समझाना आपको। अगर आपसे पूछे वातावरण की वस्तुओं को पहचानने लगता है वो कौन सी अवस्था है, तो आप बताएंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन यहीं पर अगर वो आपसे ये पूछे कि वातावरण की वस्तुओं में विभेद करना, और विभेद करना का दूसरा नाम होता है बांटना, अगर बांटने लग जाता है, बांटे डिफरेंट करने लग जाता है, तो आप कौन सी अवस्था बताएंगे? तो आप बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको तीसरा जो पॉइंट लिखा रहा है वो उसमें अमूर्त चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है। विकास प्रारंभ हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बालक में अमूर्त चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो आप बताएंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये वाला सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप करेगा वो पहली वाली अवस्था और तीसरी वाली अवस्था से पुटअप करेगा सबसे ज्यादा। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको दो वस्तुओं में विभेद करना, कौमा तुलना करना, और वर्गीकरण करने की योग्यता का विकास हो जाता है।
एक और पॉइंट लिखा दे रहा हूं, इसमें एक बालक में पलटावी की भावना का विकास होता है। पलटावी की भावना का विकास होता है। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कैसे? देखो, अगर वो आपसे ये वाली बात पूछ रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो ये वाला पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, और पलटावी की भावना ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक बालक में पलटावी की भावना किस अवस्था में पाई जाती है। तो आपको बता देना है कौन सी अवस्था है। पलटावी का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लीजिए एक गांव का बच्चा और एक शहर का बच्चा है। मोस्टली जो देते हैं, जूस पीने जाता है तो एक डिस्पोजल होता है और एक कांच का गिलास होता है। कांच वाला गिलास थोड़ा बड़ा होता है, डिस्पोजल वाला छोटा होता है। तो जब वो डिस्पोजल वाले में गिलास देता है तो बच्चे को ये लगता है कि डिस्पोजल वाले में कम पानी आ रहा है, वो जूस आ रहा है। तो वो ये कहता है कि नहीं, मुझे तो कांच वाले में दो। तो वो जूस वाला उसको पलट के दिखाता है कि देखो इसमें बराबर आ रहा है। यानी जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु में डाल के पलट के दिखाई जाए कि दोनों में जो माप है वो बराबर की आ रही है, ये वाली बात किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। और यही वाली बात मैंने आपको बताई कि अमूर्त चिंतन प्रारंभ, यानी वो कल्पना करने लग जाता है। वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो आपको बताना पियाजे की वो तीसरी अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? तो आपको बताना जीन पियाजे की तीसरी अवस्था के अंतर्गत आता है। अगर आपसे ये पूछे किस अवस्था में एक बालक वातावरण की वस्तुओं को जानने लग जाता है, अगर पहचानने की बात तो दूसरी, और उनमें विभेद यानी बांटना, अगर उसमें बांटने की बात हो रही है तो आपको बताना तीसरी अवस्था के अंतर्गत आता है। किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तीसरी अवस्था के। अगर आपसे ये पूछे भाषा का विकास प्रारंभ किस अवस्था के अंतर्गत होता है? दूसरी। और अगर आपसे ये वाली बात बोले कि भाषा विकास पूर्ण हो जाता है तो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो आपको बताना तीसरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। मैंने आपको यहां पर एक चीज और बताई थी, एक क्वेश्चन तो आपसे यहां से ये पूछेगा जीन पियाजे की पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। उसके बाद दो क्वेश्चन इनके अंदर से पूछेगा, और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो ये जो सारा मैंने लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये वाला नन्ना वैज्ञानिक, नन्ना खोज करता, ये सब कुछ लिखा होगा। और ये इन्होंने एक जो वक्र बताया था, ये वाली बात पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद ये पहली अवस्था होती है, और उसके बाद ये दूसरी और तीसरी। मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, वो पहली अवस्था और तीसरी अवस्था से पूछे जाएंगे। अगर इस वाली अवस्था को आपने ढंग से पढ़ लिया, ये जो मैंने लिखा है कि इंद्रियों का प्रयोग, वस्तु स्थायित्व की भावना, उस वस्तु को गंध से पहचानना या किसी वस्तु को अपनी ओर खींचकर प्राप्त करना, ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है? पहली के अंतर्गत आती है। जब दूसरी में से पुटअप करेगा तो ये दो पॉइंट होंगे बस, कि वातावरण की वस्तुओं को जानने के लिए वो किस स्टेज पर जाएगा, तो दूसरी, या भाषा का विकास यानी वो बोलना प्रारंभ कर देता, तो कौन सी अवस्था कहलाती है? दूसरी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इनमें इंपोर्टेंट देखी जाए तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट तीसरी अवस्था है। वो आपसे ये पूछे पियाजे की वह कौन सी अवस्था है जिसके अंतर एक बालक में भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है? तीसरी वाली। वातावरण की वस्तुओं में विभेद करने लग जाता है? तीसरी वाली। अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो रहा है? तीसरी वाली। दो वस्तुओं में अंतर करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना। देखो, अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, या फिर एक और दे सकता है, मैं लिख दे रहा हूं, आपको समझ में ना आएगा। अंतर करना। क्या करना? अंतर करना, बांट लेना। ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? और सबसे ज्यादा ये आता है कि पलटावी की भावना किस अवस्था में पाई जाती है? बात बात वो ये कहता है ना, ये वाली वस्तु ठीक नहीं, ये वाली ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, तो अब इन दोनों को माप के दिखाइए। तो वो सब किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तीसरी अवस्था के अंतर्गत। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते चौथी अवस्था। अब आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय मैंने आपको बताया था 11 से 15 वर्ष। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी पॉइंट आते हैं उसको समझिए। अगर आपसे पूछे कि प्याजे की उच्च अवस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे नेक्स्ट वाली, प्याजे की उच्च स्तर की अवस्था। कौन सी अवस्था है? तो आपको बताना ये वाली।
उसके बाद आपसे पूछे समस्या समाधान की अवस्था, तो आप बताएंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर आपसे पूछे अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है, तो आप बताएंगे नेक्स्ट वाले। अगर एक बालक में अच्छी तरह से सोचने, कौमा समझने और तर्क करने की योग्यता का पूर्ण विकास किस में हो जाता है, तो आपको बता देना नेक्स्ट वाली अवस्था जो लास्ट है। यहां से सिर्फ इतना ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। और एक ये पूरी जो अवस्था होती है ना, जो डिफाइन करती है, ये जो चौथी अवस्था, ये पूर्ण रूप से सिर्फ एक चीज पर करती है, समस्या पर। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी ऐसी अवस्था जो एक बालक को इससे रूबरू कराती है, इसी में घेरे हुए रखती है, तो आप बता देना अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहां पर एक चीज और समझना आपको, देखो यहां पर अगर मैंने आपको ये वाली चीज लिखाई कि अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण हो जाता है, ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर वो ये वाला पूछता है कि अमूर्त चिंतन प्रारंभ किस अवस्था में हो रहा है, प्रारंभ की बात पूछे तो आपको कौन सी अवस्था बतानी है, तीसरी। और अगर पूर्ण की बात करें तो कौन सी बतानी है, चौथी अवस्था बतानी है। बस इतना समझ में आना है। ये क्वेश्चन आप देख लेना, आप ऐसा मत करना अमूर्त चिंतन की बात हो रही तो अमूर्ति लगा दो। एक दावत में और एक ऑप्शन में जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पूरी मिल पाएंगे, 0 बटे सन्नाटे मिल पाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं। आप प्रश्न को बड़ी आराम से पढ़िए, प्रश्न ढंग से पढ़ने के लिए तो आप जा रहे हैं, जल्दबाजी करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको। अगर आपने 150 प्रश्न में से कम 130 प्रश्न आराम से पढ़ लीजिए तो आपका पेपर हो जाएगा आराम से। अब आपसे ये पूछे प्याजे के अन्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है। आप हेडिंग डालेंगे प्याजे के अन्य सिद्धांत। अब प्याजे के जो अन्य सिद्धांत होते हैं दोस्तों, उनको समझा तो पहला इन्होंने दिया था निर्माण का सिद्धांत, दूसरा इन्होंने दिया था क्रिया का सिद्धांत, और लास्ट में दिया था खोज का सिद्धांत। अगर ये तीनों शब्द आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहे और उस प्रश्न में आपको प्याजे लग रहा है तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं। निर्माण का सिद्धांत यानी एक बालक अपने वातावरण का स्वयं निर्माण करता होता है। कहते हैं बच्चे अपनी दुनिया के बारे में अपनी समझ का विकास करते हैं। प्याजे ने ये वाली बात बोली तो है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। इन्होंने प्याजे ने क्या बोला है, बालक अपनी दुनिया का स्वयं निर्माण करता होता है। यानी वो अपने वातावरण स्वयं विकसित करते हैं। और इसी के आधार पर इन्होंने एक चीज और दी थी, मैं थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश कर रहा हूं। जब इसी के आधार पर प्याजी ने जब भाषा की बात करी थी तो उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि बालक में भाषा का जो विकास होता है उसका मुख्य जो कारण है वो उसका बौद्धिक विकास है। उसका बौद्धिक विकास है। उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि एक बालक में जो भाषा का विकास होगा उसकी बुद्धि के आधार पर होगा, वो जैसी चाहे वैसी भाषा को सीख सकता है। इसी के आधार पर वो अपनी दुनिया या अपने वातावरण का स्वयं खोज करता है या निर्माण करता होता है।
तो ये वाली बात यही तो कह रहा हूं, निर्माण क्रिया खोज अपना कार्य करने पर बल देते हैं। और पूर्ण रूप से प्याजे जी की जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? बुद्धि की हो रही है। और जो एक बालक में जो बुद्धि पाई जाती है वो सबसे ज्यादा, अगर एक बालक समस्या से रूबरू हो रहा है, अगर वो समस्या से जूझ रहा है, तो ये समझ ले उसकी बुद्धि ज्यादा विकसित होगी, क्योंकि बुद्धि दो तरीके से एक बालक में विकसित होती है। समझना, दो तरीके से विकसित होगी, एक होगी रटने पर और एक होगी समझने पर। और एक प्याजी ने जो बात करी है वो कौन सी बात करी है? समझने वाली बात करी है, कार्य करने वाली बात करी है, क्रिया करने वाली बात करी है। तो ये सिद्धांत वही तो कहला है, और क्या कहला है? अगर आपसे पूछे एक बालक में भाषा का विकास प्याजे के अकॉर्डिंग किसकी क्रिया के द्वारा होता है? बौद्धिक विकास क्रिया, बौद्धिक क्रिया के द्वारा। बालक अपनी दुनिया का स्वयं खोज करता होता है, ये वाली बात ठीक है। अपने बच्चों पर प्रयोग किसने किया? तो आप बता देंगे, ये वाली बात ठीक है। अब यहां पर एक और चीज, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। प्याजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था, ये वाली बात भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आपसे ये पूछे प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो आपको बता देना उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। अब प्याजी ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने इन पर एक बुक लिखी थी। अब वो बुक थी द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। अब आपसे पूछे प्याजी ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उस पर कौन सी बुक के आधार पर दिया, तो आप बताएं द मोरल ऑफ जजमेंट चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। अब प्याजी ने जो नैतिक विकास की जो अवस्थाएं बताई थी वो दोस्त दो बताई थी। कितनी बताई थी? दो बताई थी। अब दो अवस्था कौन कौन सी थोड़ा समझे। एक थी परायत्तता नैतिक अवस्था, और दूसरी जो बताई थी वो बताई थी स्वायत्तता नैतिक अवस्था। अब प्याजे के तत्व भी हैं थोड़ा। अगर आपसे पूछे कि प्याजे के तत्व कौन कौन से हैं, तो आप हेडिंग डाल लेंगे प्याजे के तत्व कौन कौन से हैं। इसमें से आपसे भी क्वेश्चन पुट अप करता है, तो पहला आप डालेंगे क्रिया, दूसरा आप डालेंगे अनुकूलन, तीसरा आप डालेंगे आत्मसातीकरण, उसके बाद आप डालेंगे समावेशन, उसके बाद आप डालेंगे स्कीमा, उसके बाद डालेंगे आप स्कीम्स, और उसके बाद डालेंगे आप संयोजन। अब इसमें से आपसे पूछेगा कौन कौन सा, तो एक तो आपको ये वाला याद कर लेना है, एक आपको ये वाला याद कर लेना, एक आपको ये याद कर लेना, और एक और जो मैं आपको बता दे रहा हूं उसको भी आप पढ़ लेना, सातमीकरण। इनको वो पूछ सकता है कि आत्मसातीकरण तो शायद 2012 या 13 वाले में पूछा भी गया है। अब इनको समझना क्या, मान लीजिए मैं आपको इन चारों को समझा देता हूं कि मान लीजिए सबसे पहले मैं आत्मसातीकरण बताता हूं, तो आप समझना जब एक व्यक्ति किसी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ता है, जब एक व्यक्ति, लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो, नहीं तो ये कहेंगे सर आपने लिखा या नहीं। जब व्यक्ति पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ता है, वो हमारा क्या कहलाता है। तो इसको दूसरे तरीके भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी या ऐसी कोई बुराई या ऐसी कोई आदत जो दूसरे को बुरी लगती हो, वो कहने से पहले आप उसको अपने आप स्वयं ही सुधार लो। सब सर कल बोलेंगे याद करके नहीं आया और मैं आज याद करके जाऊंगी, मेरे कहने से पहले आपने वो याद कर लिया, वो क्या कहलाता? हमारा आत्मसातीकरण कहलाता। क्या कहलाता? आत्मसातीकरण कहलाता। स्कीमा क्या होता है तो आपको समझना है। स्कीमा बार बार दोहराई जाने वाली,
कार्यात्मक इकाइयों को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। मान लीजिए आपकी ऐसी कोई याद है जो डिक्टो डेली की डेली हो रही है। इसका एक एग्जांपल जो सीटेट में पूछा था मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जाता है, समझना, वो स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद जब वो स्कूल से घर लौटता है तो घर के दरवाजे जो रूम है उसका, उसके साइड में उसका शूज बॉक्स रखा हुआ है। शूज बॉक्स रखा हुआ, वो डेली आता है और शूज बॉक्स में उन अपने शूज को रख देता है और फिर पढ़ने लग जाता है। ये डेली प्रक्रिया चलती है, लेकिन एक दिन उसकी मम्मी उसकी सफाई घर की करती है तो उस शूज बॉक्स को उठाकर वो दूसरी जगह रख देती है। जब वो लड़का स्कूल से पढ़कर आता है तो वो ये नहीं देखता कि शूज बॉक्स कहां पर रखा है, वो पहले शूज बॉक्स जहां पर रखता था उसी जगह पर अपने शूज रख देता है। यानी उसका बार बार, यानी जो कार्य को वो कर रहा है बार बार उसी को दोहरा रहा है, चाहे वो सही हो रहा है या गलत हो रहा हो। वो उसने क्या नाम दिया है? स्कीमा। मान लीजिए एक एग्जांपल और देते, मान लीजिए हम अपनी क्लास ले रहे हैं, उस क्लास में एक मैडम है, वो साइड में कुर्सी पर बैठती हैं। डेली उनका रूटीन है, अगर उस कुर्सी पर कोई आके बैठ गया तो वो आतंकवाद रूप धारण कर लेती है। एक दिन हमने उस जगह से उस कुर्सी को हटा के टूटी हुई कुर्सी डाल दी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि टूटी पड़ी या सही पड़ी, बैठना उसी जगह पर है। चाहे वो कार्य सही हो रहा हो या गलत, पहले से मैं करता हुआ रहा हूं, उसी को बार बार दोहराऊंगा। उनको ना क्या नाम दिया है? समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद स्कीम क्या कहलाता है, इसको समझिए। देखो स्कीम्स कहलाता व्यवहार के संगठित पैटर्न को समझना। व्यवहार के संगठित पैटर्न को हम स्कीम्स कहते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल ये होता है, मान लीजिए आप किसी भी कार्य को करते हैं तो जिस कार्य को करने के लिए बिल्कुल डिक्टो एक क्रम से जो हम व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आपको कार चलाना सीखना है तो पहले आप चाबी लगाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी रेस डालेंगे, गियर देंगे, फिर क्लच ऐसे दबाएंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कार स्टार्ट नहीं की और उसमें गियर डाल दिया, नहीं। कार चलाने के लिए पहले आपको कार में बैठना पड़ेगा, फिर उसके बाद चाबी लगानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको गियर डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्लच दबानी पड़ेगी, फिर उसके बाद रेस देनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल एक डिक्टो पैटर्न है। ऐसा नहीं कि चाबी नहीं लगाई और रेस दे दी या क्लच दबा ली, नहीं। उसको उन्होंने क्या नाम दिया है? स्कीम नाम दिया है। सात्मीकरण को जब आप समझेंगे थोड़ा तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। सात्मीकरण क्या होता है? जब दूसरे व्यक्ति के आदर्शों, मूल्यों, विचारों को आप अपने व्यवहार में डालना चाहते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा बनना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे तो बिल्कुल विवेकानंद की तरह बनना है, तो आप विवेकानंद पर स्टडी करेंगे और विवेकानंद के जितने मूल्य, आदर्श, विचार उनको अपने व्यवहार में डालेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के आदर्श और मूल्यों को अपने व्यवहार में ढालना क्या कहलाता है? सात्मीकरण। जब आपके अंदर कोई क्वालिटी ऐसी जो गलत है उसकी जगह कोई नवीन ज्ञान को आप जोड़ लेते, क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। बस आपको ये दोनों इनका अर्थ समझना। आत्मीकरण या आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण बात एक ही है। जब एक व्यक्ति नवीन ज्ञान में, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ता है तो वो आत्मसातीकरण। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आदर्श मूल्यों को अपने व्यवहार में डालता है वो क्या कहलाता है? सात्मीकरण। बार बार दोहराई जाने वाले कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम स्कीमा। और व्यवहार के संगठित पैटर्न को हम क्या कहते हैं? स्कीम कहते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत, प्रायिकता का नैतिक अवस्था और स्वायत्तता नैतिक अवस्था। इन्होंने बुक कौन सी दी थी? तो आप बताए, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड थी। क्लियर है? थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं पूरा प्याजी हमने क्या क्या पढ़ाया था आपको समझना। मैंने आपको ये वाली बात बताई कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो आपको बताना जीन पियाजे संज्ञान विकास का सिद्धांत दिया। जन्म 1896, मृत्यु 1980, निवासी कहां के? स्विट्जरलैंड के। कौन थे? मनोचिकित्सक से। इन्होंने बालक को क्या बोला? नन्ना वैज्ञानिक, नन्ना शोधकर्ता, नन्ना खोजकर्ता, नन्ना अन्वेषक। और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे। बच्चों पर प्रयोग करने वाले दो साइकोलॉजिस्ट हुए, एक जीन पियाजे और एक वाटसन हुआ है। अब इन्होंने एक परिभाषा भी दी थी कि बालक में बुद्धि का विकास उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन इसी परिभाषा को उन्होंने एक वक्र में कन्वर्ट कर दिया था जो सीटेट में 2 से 3 बार पूछा गया है। विकासता वक्रता जिसका ये डायग्राम था। अब पूछा कैसे जाता है? मान लीजिए ये वाला वक्र उसमें आएगा ऑप्शन में और 3 और बना के देखकर, लेकिन ये जो परिभाषा मैंने आपको लिखाई है ये क्वेश्चन बनेगा कि जीन पियाजे ने कहा कि बालक में बुद्धि का विकास उसकी आयु के साथ साथ बढ़ता है, कौन सा वक्र कहलाता है? तो आप ये डायग्राम जो बना हुआ है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसका सीखना बढ़ रहा है। क्लियर बात है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि पियाजे ने 4 अवस्था बताई, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात, मूर्त और अमूर्त। इसके समय बताया 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। ये इसके अंदर मैंने आपको लिखा दिया है।
फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को मैंने यहां पर लिखा दिया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को मैंने यहां पर लिखा दिया, और इंपोर्टेंट जो भी है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद अमूर्त भी बता दिया और अन्य सिद्धांत भी बता दिया, और उन्होंने ये बोला कि बालक में दुनिया का निर्माण करता अपना स्वयं होता है। उसके बाद मैंने आपको नैतिक विकास का सिद्धांत भी बता दिया और इसके तत्व बता दिए। ये था दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत। चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो करके जाइएगा, जब आपको 2-3 नंबर देख के जा रहे हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।